हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन नॉलेज में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। तो आज शुरुआत करते हैं भारत के इतिहास को समझने की, किस्से कहानियों के ज़रिए। एक ऐसे सफ़र की जो हमें आगे नहीं पीछे की ओर ले जाता है। हमारा अतीत, हमारे देश भारत का अतीत। एक ऐसा इतिहास जो वर्तमान को समझने में मदद करता है, साथ ही साथ भविष्य के लिए सुगम रास्ता भी तैयार करता है। तो बात करते हैं अंग्रेजों के भारत आगमन से। भारत के इतिहास के वो पन्ने जो ले जाते हैं हमें 1947 की महान आज़ादी की ओर। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी स्टेट पीसीएस, सीटेट या फिर किसी भी स्टेट टेट, बैंकिंग या किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। 16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में ही तैयार होता था और इसी वजह से शायद इस मुल्क को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तब दिल्ली के तख्त पर मुग़ल बादशाह अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, उनकी हुकूमत थी, जो दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उभर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल ही ब्रिटेन में तैयार होता था। शुरुआती सालों में दूसरे देशों में यात्रा करने के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज, जिनके जहाज का नाम था हेक्टर, का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने का ऐलान किया। और जैसा कि आप जानते होंगे, हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे और उस समय शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा कि ये कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली थी। खैर, जब तक अंग्रेज भारत आते, बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उस दौर में संपत्ति के मामले में केवल चीन का मिंग राजवंश, ध्यान दीजिएगा, चीन का मिंग राजवंशी बादशाह अकबर की बराबरी कर सकता था। अकबर के शहजादे सलीम, नूरुद्दीन, जहांगीर की उपाधि के साथ तख्त पर आसीन हो चुके थे। शासन में सुधारों को लागू करते हुए कान, नाक और हाथों को काटने का दंड भी समाप्त कर दिया गया था। जनता के लिए शराब, दूसरी नशीली वस्तुओं का प्रयोग और विशेष दिनों में जानवरों के वध पर भी पाबंदी देने का आदेश के साथ साथ बहुत ही सारे अवैध करों को भी हटाया जा चुका था। सड़कें, कुएं और सराय बनाए जा रहे थे। उत्तराधिकार के कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा था और हर शहर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का आदेश भी दिया गया था। फरियादियों की फरियाद के लिए महल की दीवार में एक न्याय की जंजीर लटका दी गई थी। विश्वविख्यात इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल के अनुसार हॉकिंस को बहुत ही जल्दी शायद ये एहसास हो गया था कि 40 लाख मुगलों की सेना के साथ वैसा युद्ध नहीं किया जा सकता था जैसा उस समय यूरोप में हो रहा था। इसीलिए यहाँ उसे मुग़ल बादशाह की इजाज़त के साथ साथ सहयोग की भी ज़रूरत थी और इसीलिए अंग्रेज़ों ने जो अपनी एक कोशिश की, जिसमें उन्होंने बहुत ही धीमी गति के साथ, देखिए, 17वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी में वो भारत आते हैं और भारत आने के साथ में उन्हें इतना लंबा समय लगा, लगभग 200 साल या 100 साल के आसपास हम कह सकते हैं, इतना समय लगा उन्हें पूरे भारत पर अपना कब्ज़ा करने में। तो उनकी चाल एक कछुए की चाल थी जो बहुत धीरे धीरे रही, लेकिन उन्होंने अंत में इसको जीता। जीतना कहना सही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने हम पर राज किया और किसी पर भी राज करना शायद गलत है। इसीलिए उन्हें यहाँ मुग़ल बादशाह की इजाज़त के साथ साथ सहयोग की भी ज़रूरत थी।
हॉकिंस 1 वर्ष के भीतर मुगल राजधानी जो उस समय आगरा होती थी वहां पहुंचे। हॉकिंस बहुत कम पढ़े लिखे थे और हॉकिंस को जहांगीर से व्यापार में अनुमति प्राप्त करने में सफलता भी नहीं मिली। उसके बाद थॉमस रॉ, जिनको टॉम्स रॉ के नाम से भी जाना जाता है, शाही दूत के रूप में भारत भेजा गया। सर थॉमस रॉ या टॉम्स रॉ जिनको हम कहें 1615 में मुगल राजधानी आगरा पहुंचते हैं और उन्होंने राजों को बहुमूल्य उपहार भेंट किए, जिसमें शिकारी कुत्ते, उनकी पसंदीदा शराब भी शामिल थी। ब्रिटेन के साथ संबंध बनाना जहांगीर की प्राथमिकता या उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। थॉमस रो के अनुसार जब भी बात होती थी तो बादशाह उससे व्यापार के बजाय केवल घोड़ों, कलाकृतियों और शराब के विषय में ही चर्चा करने लगते थे। 3 साल तक लगातार कोशिशों के बाद बहुत ही अनुनय विनय के साथ सर थॉमस रो को इसमें सफलता मिली। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और यही शायद इतिहास का वो काला दिन था जिस समय अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर अपने पाँव को मजबूत करना शुरू किया। समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत के उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह पर खरीदने और बेचने के लिए जगहों के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई। बदले में यूरोपीय उत्पादों को भारत को देने का वादा भी किया गया। लेकिन तब वहाँ बनता ही क्या था, सोचने वाली बात है। और ये तय किया गया था कि कंपनी के जहाज राजमहल के लिए जो भी प्राचीन वस्तुएं और उपहार लाएंगे उन्हें सहर्ष, बहुत ही हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया जाएगा। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, कॉटन, नील, पोटाशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते और विदेश में उन्हें महंगे दामों पर बेचते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो चीज़ उस समय भारत में 1 रुपए की थी उसे अंग्रेज जब अपने देश लेकर जाते तो वहाँ से कई गुना दामों पर बिकती थी। कंपनी की पूंजी का आधार व्यापारिक पूंजी था। कंपनी जो भी वस्तु खरीदती उसका मूल्य चांदी देकर अदा करती थी। और कब तक ये कंपनी चांदी देती, और यही दिमाग में उनके आया कि ऐसे तो भारत और अमीर होता जाएगा और हम वापस और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। तो अभी तक कंपनी 1600 से 21 से लेके 1843 तक स्पेन और अमेरिका में दासों को बेचकर जमा करती थी। साल 1670 ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकेंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने और उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी। ब्रिटिश सेना के सशस्त्र बलों ने पहले भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी प्रतिनिधियों का मुकाबला किया और बहुत सारे युद्ध जीते। धीरे धीरे उसने बंगाल के तटीय क्षेत्रों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन 17वीं शताब्दी में मुगलों से केवल एक बार उनका आमना सामना हुआ था, साल 1681 में। कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के निदेशक सर चाइल्ड से शिकायत की कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के भांजे शाइस्ता खान के अधिकारी उन्हें कर और बहुत सारे मामलों से परेशान करते हैं। सर चाइल्ड ने सैन्य सहायता के लिए अपने सम्राट को पत्र लिखा और इसके बाद 1686 में 19 युद्ध तोपों, 200 तोपों और 600 सैनिकों वाला एक नौसैनिक बेड़ा लंदन से बंगाल की ओर रवाना हुआ। इधर मुगल बादशाह की सेना भी तैयार थी, इसीलिए युद्ध में मुगलों की जीत हुई और 1695 में समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने औरंगज़ेब के समुद्री जहाज़ों को लूट लिया। और आप जानते हैं इन समुद्री जहाज़ों का नाम क्या था? तो एक का नाम था फ़तेह मोहम्मद और दूसरे का नाम था गुलाम सफ़ाई। इस खजाने की कीमत लगभग 6 से 7 लाख ब्रिटिश पाउंड बताई जाती थी। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल का कहना है कि ब्रिटेनी सैनिकों को मुगल सेना ने मक्खियों की तरह मारा। बंगाल में कंपनी के 5 कारखाने नष्ट कर दिए और सभी अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकाल दिया। सूरत के कारखानों को बंद कर दिया और बम्बई में भी लगभग उनका यही हाल किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को जंजीरों में जकड़कर शहरों में घुमाया गया और अपराधियों की तरह उन्हें अपमानित किया गया। कंपनी के पास माफ़ी मांगने और अपने कारखानों को वापस पाने के लिए
राजा के दरबार में भिखारियों की तरह उपस्थित होने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। औरंगजेब आलमगीर ने 1690 में कंपनी को माफ़ किया और यही एक तरीका था ब्रिटेन सेना के पास कि वो हमेशा यही करते, जब भी युद्ध में हारते या जब भी उन्हें लगता कि मुग़ल बादशाह उनसे किसी बात से खफा हैं, तो वो उनके पास जाते, हाथ जोड़ते और प्लीज़ सर, ये सब चीज़ें दोबारा नहीं होंगी, ऐसा कह के माफ़ी मांग लेते। औरंगज़ेब ने खैर 1690 में कंपनी को माफ़ कर दिया। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 17वीं सदी के शुरुआत में, ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदती थी। और जैसा कि आप जानते ही हैं, क्योंकि उस समय कोई भी इंटरनेशनल करेंसी नहीं थी, तो उन्हें इस सब का भुगतान चांदी में ही करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास भी ऐसा कोई उत्पाद या ऐसा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं जिसकी चीन को ज़रूरत हो। तो इसका एक उपाय निकाला गया। बंगाल में पोस्ते की खेती की गई और बिहार में अफ़ीम का निर्माण करने के लिए कारखाने लगाए गए और इस अफ़ीम को तस्करी के जरिए चीन पहुंचाया गया। उस समय तक चीन में अफ़ीम का बहुत कम उपयोग किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुछ एजेंट्स ऐसे लगाए जिन्होंने चीन में अफ़ीम को बढ़ावा देने का काम किया और अब इस तरीके से कंपनी ने अफ़ीम के व्यापार से रेशम और चीनी के बर्तन भी खरीदे और मुनाफा भी कमाया। तो कैसे लगा आपको आज का ये एपिसोड? उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए कल मिलते हैं इसी की एक आगे कहानी की और इसी का सेकंड पार्ट हम ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आपको भी मेरा ये चैनल और मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।